नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। तो हाल ही में राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया जो है वो आपका चर्चा में रही। सबसे पहले बात करेंगे पीसीएस मेंस में आपका ये कौन से टॉपिक पे आता है। तो सामान्य अध्ययन के सेकंड पार्ट में आपका ये पूछा जा सकता है, जीएस पार्ट 2 में ये आपका पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है पीसीएस या फिर स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए, पहले तो हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली ये हाल ही में क्यों चर्चा में आया। देखिए, हाल ही में राज्यसभा के चुनाव संपन्न हुए। पता ही होगा कि कुछ समय पूर्व कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जो उत्पन्न स्थिति है उसको देखते हुए कुछ सीटों पर मतदान स्थगित कर दिया गया था। कुछ पॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जिन 19 सीटों पर मतदान का आयोजन किया गया उनमें से लगभग सभी में मतदान का परिणाम काफी स्पष्ट रहा। हालांकि जो मणिपुर है उसमें इस तथ्य को लेकर विवाद भी हुआ कि किसे चुनाव में मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए तथा किसे नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार के विवाद जो है मुख्य रूप से राज्यसभा चुनावों से संबंधित नियमों की अलग अलग व्याख्या के कारण उत्पन्न होते हैं। और पता ही होगा कि ऐसी कई विशेषताएं हैं जो आम चुनावों और राज्यसभा के चुनावों को अलग करती हैं। अब ये राज्यसभा सदस्यों के चयन की प्रक्रिया क्या क्या होती है इसके बारे में बात करें। देखिए, नियमों के अनुसार केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा चुनाव में मतदान कर सकते हैं। राज्य के विधायक प्रत्येक 2 वर्ष में 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए राज्यसभा हेतु सदस्यों का चयन करते हैं। पता ही होगा कि राज्यसभा जो है एक निरंतर चलने वाली संस्था है, यानी एक स्थायी संस्था है। पूछा जाता है कि राज्यसभा अस्थायी संस्था है या स्थायी संस्था है, तो राज्यसभा एक स्थायी संस्था है और इसका विघटन नहीं होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। एक पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है या अस्थायी, तो स्थायी सदन है। इसका विघटन हो सकता है कि नहीं, तो इसका विघटन नहीं होता है। और इसके सदस्य प्रत्येक कितने वर्षों बाद सेवानिवृत्त होते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्षों के बाद ये सेवानिवृत्त होते हैं। इसके अतिरिक्त इस्तीफे, मृत्यु या फिर अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उपचुनावों के माध्यम से भर जाता है और जिसके पश्चात चुने गए लोग अपने पूर्ववर्तियों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं। अगर नियम के अनुसार बात करें तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 84 है मतलब 80 और ब्रैकेट 4, इसके अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। रिपीट कर देता हूं मैं अपनी बात को। आर्टिकल 80(4) के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो पद्धति होती है उसके अनुसार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। और इसी को अगर हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो एक या एक से अधिक दलों से संबंधित सांसदों का एक दल अपनी पसंद के सदस्य का चुनाव कर सकता है यदि उनके पास अपेक्षित संख्याएं हो तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदान एक ही वोट देता है, किंतु वह कई बार उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर वोट देता है। अर्थात वो बैलेट पेपर पर भी यह बताता है कि उसकी पहली वरीयता कौन है, उसकी दूसरी वरीयता कौन है और उसकी तीसरी वरीयता कौन है। तो एक उम्मीदवार को जीतने के लिए पहली वरीयता के वोटों की एक निर्दिष्ट संख्या की आवश्यकता होती है। यदि पहले दौर की मतगणना में एक से अधिक उम्मीदवार निर्दिष्ट संख्या प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो दूसरे दौर की मतगणना की जाती है। अब इसके बारे में बात करें नोटा के बारे में। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग जो है ईसीआई, इसके द्वारा 24 जनवरी 2014 और 12 नवंबर 2015 को 2 परिपत्र जारी किए गए थे जिसमें राज्यसभा चुनाव में नोटा मतलब नन ऑफ द अबव ये नोटा के विकल्प के प्रयोग की बात की गई। हालांकि 21 अगस्त 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनकी अध्यक्षता में जस्टिस A.M. खानविलकर तथा जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोटा डिफेक्शन को बढ़ावा देगा और इससे भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में ही लागू किया जाना चाहिए। अब स्पेशली हम लोग राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, राज्यसभा अपने नाम के अनुरूप ही राज्यों का एक सदन होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान का जो आर्टिकल 80 है उसमें राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 80 है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 निर्धारित की गई है। कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। और बाकी कितने सदस्य होते हैं? तो 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। होपफुली याद होगा आप लोगों को, रेखा का चयन हुआ था, सचिन तेंदुलकर साहब का चयन हुआ था, तो हमेशा इस तरह के लोगों को लिया जाता है। अब एग्जैक्टली होता क्या है, राज्यसभा के सदस्यों की अहर्ता क्या होती है? तो पहली बात तो व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, विकृत मस्तिष्क का ना हो, और यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अहर्ताएं निर्धारित करे तो जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे। पता ही होगा कि राज्यसभा लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता पक्ष के निरंकुशतापूर्ण निर्णयों पर अंकुश लगाने में सहायता करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आपको मिले इस टॉपिक से। एक्सपेक्टेड टॉपिक है राज्यसभा में चुनाव प्रक्रिया, तो ऑब्वियस सी बात है आपके एग्जामिनेशन में राज्यसभा से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती हैं। और क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं इस पूरे के पूरे वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, नेक्सस जीएस के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, तो आपको डेली क्विज भी प्रोवाइड की जाती है। आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे डेली एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज चलाई जाती है कि आपको क्या नेक्स्ट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, किन टॉपिक से एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।